तो ये तो तुम्हें पता है बेटा, इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन हर तरह की वेव का होता है। केवल पोलराइजेशन एक ऐसा फिनोमिना है जो कि बेटा सिर्फ ट्रांसवर्स वेव में होता है। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, बेटा आज के लेक्चर में डायफ्रैक्शन हम लोग पढ़ेंगे। डायफ्रैक्शन भी वेव नेचर ऑफ लाइट का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन, पहली चीज ध्यान रखना, डायफ्रैक्शन सिर्फ वेव का हो सकता है, ये पार्टिकल का नहीं हो सकता है। तो जब भी किसी चीज का डायफ्रैक्शन हो तो समझ जाइएगा उसके पास वेव नेचर है। डायफ्रैक्शन दोनों तरह की वेव का होता है, मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दोनों का होता है। ऑल काइंड्स ऑफ वेव सफर डायफ्रैक्शन। इसलिए डायफ्रैक्शन में ऐसा कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि ये ट्रांसवर्स वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये नॉन मैकेनिकल मैकेनिकल, किसका होगा, सबका होगा। केवल पोलराइजेशन जो है वो ट्रांसवर्स वेव का होता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज्ड। डायफ्रैक्शन का सबसे पहला एग्जांपल हम दें, तुम इमेजिन करो, मैं तुम्हें बताता हूं डायफ्रैक्शन साउंड में कैसे होता है। तुम्हारे पास एक, जैसे मान लीजिए हम लोग क्लास में पढ़ रहे हैं और क्लास में जिस जगह आपका क्लासरूम है उसके बगल में जो क्लासरूम है उसके बीच में दीवार से पार्टीशन नहीं किया गया है, बल्कि दीवार को एक ऊंचाई तक ले जाया गया है और ऊपर से थोड़ी सी ओपनिंग छोड़ दी गई है। तो जैसे एक रूम है, अगर यही रूम है, इसमें मैंने मान लीजिए इधर कमरा इधर है, ये छत है, आप यहां तक दीवार रखो तो जो क्लास इधर बच्चे पढ़ रहे होंगे इधर की आवाज इधर नहीं जाएगी क्योंकि दीवार है, पार्टीशन है, इधर के बच्चों को आवाज नहीं आएगी। लेकिन तुम इस दीवार को ऐसा करो, कह दो कि नहीं सर हम ऐसा पार्टीशन करते हैं, ऊपर से एक खुला रखते हैं। तो तुम यकीन मानो, अगर तुम यहां से कोई बात बोलोगे तो तुम बताओ क्या इस बच्चे को तुम्हारी बोली हुई आवाज सुनाई देगी या नहीं सुनाई देगी? सुनाई देगी, हाँ सुनाई देगी। अब तुम कहोगे सर वो इसलिए सुनाई देगी कि आवाज इधर उधर जाएगी और इधर टकरा उकरा के रिफ्लेक्ट होकर इसके कानों में जाएगी। तो एक काम कर लो, उस रूम को पूरी तरह से एकॉस्टिक बना देते हैं। एकॉस्टिक बिल्डिंग मतलब हुआ इसके ऊपर दीवार पर हर जगह पर हम कुशन, वहां पर कपड़ा, और वहां पर जो जमीन है जमीन पे भी हम कालीन वगैरह बिछा देते हैं, जिससे क्या हो कि लाइट टकरा के रिफ्लेक्ट ना हो, क्योंकि रिफ्लेक्शन तो वही होता है जहां पर शार्पनेस होती है। तो अगर आप किसी भी तरह के रिफ्लेक्शन को आप उस जगह रोक दें तो भी बेटा आप यहां बोलेंगे तो इसको आवाज सुनाई देगी। तुम कहोगे रिफ्लेक्शन को रोक दिया है, इसका मतलब इसके द्वारा बोली गई साउंड विभिन्न जगहों से रिफ्लेक्ट होकर इसके कान में नहीं जा रही है। तो जब हमने रिफ्लेक्शन को रोक दिया है उसके बावजूद भी इसके कान में अगर साउंड जा रही है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है साउंड इन जगहों से रिफ्लेक्ट होकर इसके कान में नहीं जा रही है, बल्कि साउंड वेव इस पार्टीशन के इस कॉर्नर से पे जाती है और यहां से मुड़ जाती है और इसके कान में जाती है। और ये होता है। न्यूज़पेपर वाला नीचे अगर न्यूज़पेपर देने आता है और तुम्हारा घर है, वो बोलता है न्यूज़पेपर वाला, तो तुम्हारे घर के खिड़कियों और दरवाजों के कॉर्नर से उसके द्वारा बोली गई साउंड ये बेंड होकर के आती है, तुम्हारे कानों में पड़ती है। वास्तव में कोई भी वेव जब किसी भी शार्प कॉर्नर पर या किसी नैरो ओपनिंग से, मतलब नैरो ओपनिंग मतलब समझिएगा, अगर तुमने कहीं पर दीवार में ये होल किया है तो अगर आप इधर से बोलोगे तो भी साउंड इसे सुनाई देगी। कायदे से तो वेव सीधी लाइन में चलती है, तो तुम कहोगे जब ये बंदा यहां होगा तभी सुनाई देगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये बंदा अगर नीचे भी बैठा होगा, यहां भी बैठा होगा, तो भी साउंड कुछ यहां से बेंड होकर के इसके कान में जाएगी, इसे सुनाई देगी। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि मैं तो तुम्हें साउंड से बता रहा हूं, लाइट में भी होता है, सभी वेव में होता है। तो क्या होता है, जब कोई वेव किसी नैरो ओपनिंग से, बेटा किसी नैरो ओपनिंग से गुजरती है या किसी शार्प कॉर्नर से या एज से गुजरती है, तो शार्प कॉर्नर या एज से वो वेव बेंड हो जाती है। बेंडिंग ऑफ वेव फ्रॉम द नैरो ओपनिंग और द शार्प एजेस इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन। बोले क्लियर? डायफ्रैक्शन इज व्हाट? बेंडिंग ऑफ वेव्स फ्रॉम द शार्प एजेस of sharp edges of the corner, from the sharp edges into sharp edges and at the narrow openings is called डायफ्रैक्शन। इसे डायफ्रैक्शन कहते हैं।
डायफ्रैक्शन हर तरह की वेव होता है, ऑल टाइप्स ऑफ वेव, ऑल वेव्स यानी ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडिनल, मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल वेव्स सफर डायफ्रैक्शन। हर तरह की वेव का डायफ्रैक्शन होता है। तो किसी भी वेव का बेटा किसी नैरो एज से शार्प कॉर्नर से बेंड हो जाना डायफ्रैक्शन कहलाता है। क्लियर? अब यहां है क्या, डायफ्रैक्शन होने के लिए क्या कोई नेसेसरी कंडीशन है? यस, नेसेसरी कंडीशन क्या है? आप आइएगा, दो है मेन, लेकिन एक सबसे मेन है। पहला बेटा, पहला डायफ्रैक्शन का कारण जानते क्या है? जिस शार्प कॉर्नर से कोई वेव बेंड होती, जैसे मैं ये पेन ले लूं तो मैं कहूं कि वेव इस पेन के इस कॉर्नर से बेंड हुई, तो बेटा ध्यान रखना, ये जो पेन है इसका एक कॉर्नर, इसका जो बिल्कुल किनारा है बेटा, इसकी अगर तुम डायमेंशन में साइज निकालो तो 1 mm का भी 100वां हिस्सा हो सकता है, या 1 mm का भी 50वां हिस्सा हो सकता है। तो इफ साइज और डायमेंशन of the sharp corner or narrow opening is of the order of wavelength of wave, only then diffraction takes place। तो डायफ्रैक्शन की क्या कंडीशन बनी? वो शार्प किनारे जहां से वेव बेंड हो रही है, या वो महीन ओपनिंग जहां से गुजर करके वेव बेंड हो रही है, उनका साइज यानी आकार, या उनका डायमेंशन यानी उनका जो रेडियस, डायमीटर, शार्पनेस, that should be of the order of the wavelength of wave। क्योंकि साउंड वेव, तुम्हें पता है बेटा, साउंड वेव की जो वेवलेंथ होती है वो मीटर्स के ऑर्डर की होती है, आधा मीटर, पौन मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर। इसलिए साउंड वेव डे टू डे लाइफ में खिड़कियों के कॉर्नर से, दरवाजों के कॉर्नर से, पार्टीशन के कॉर्नर से बेंड हो जाती है। क्यों? क्योंकि खिड़की दरवाजे की जो डायमेंशंस हैं, जो आपके पार्टीशन, उसकी जो डायमेंशन है वो भी मीटर्स के ऑर्डर की है। तो सिंस द वेवलेंथ ऑफ साउंड इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मीटर, एंड द इन डे टू डे लाइफ जो डोर्स हैं, जो विंडोज हैं, उनका भी साइज ऑफ द ऑर्डर ऑफ मीटर है, तो इसलिए साउंड में बेंडिंग, डायफ्रैक्शन आसानी से ऑडिबल है। लेकिन लाइट की वेवलेंथ बड़ी कम है, तो पता लाइट की वेवलेंथ लगभग 10⁻⁷ मीटर के ऑर्डर की होती है। इसलिए लाइट में वेवलेंथ बहुत कम होने से लाइट का डायफ्रैक्शन अपनी वेवलेंथ के आकार के बराबर की ओपनिंग से होगा, और वो आम जीवन में नहीं मौजूद है। बेटा लाइट की वेवलेंथ के बराबर की छोटी शार्प एजेस, नैरो ओपनिंग का आम जीवन में बड़ी आसानी से पाया जाना संभव नहीं है, या कम चांस है। इसलिए लाइट में डायफ्रैक्शन आपको आसानी से नहीं दिखता है। लाइट में डायफ्रैक्शन देखने के लिए आपको लेबोरेटरी में कंडीशंस बनानी पड़ती हैं। तो ओवरऑल मैंने इस बात को इलैबोरेट करके बताया, लेकिन ओवरऑल बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। if the size or dimension of the narrow opening or the sharp edges is of the order of the wavelength of wave, ये पहली इसकी कंडीशन है। तो if वर्ड हटा के लिखेंगे, size or dimension of the sharp edges or narrow openings should be of the order of wavelength of waves। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। अब आप सुनिएगा, जो अगली मैं कंडीशन लिखूंगा वो वास्तव में सभी वेव के लिए नहीं है, वो बेसिकली लाइट वेव के लिए है, क्योंकि इस चैप्टर में वेव ऑप्टिक्स में हम लाइट वेव का डायफ्रैक्शन ही मेनली पढ़ रहे हैं। तो ये जो अगली कंडीशन है ये सिर्फ लाइट के लिए है, और वो क्या है? लाइट शुड बी मोनोक्रोमैटिक। लाइट वेव, मैं फिर बता दूं बेटा, ये लाइट के लिए नाम से, लाइट वेव शुड बी मोनोक्रोमैटिक। तो ऐसा कहोगे क्या सर नेसेसरी कंडीशन है? नहीं। अगर बढ़िया साफ सुथरा बढ़िया विजिबल डायफ्रैक्शन पैटर्न देखना चाहते हैं, जैसे बेटा इंटरफेरेंस पैटर्न होता है तो वैसे डायफ्रैक्शन पैटर्न होता है, तो अगर आप बड़ा विजिबल डायफ्रैक्शन पैटर्न देखना चाहते हैं लाइट में, तो लाइट मोनोक्रोमैटिक होना चाहिए। अगर लाइट
पॉलीक्रोमेटिक हो जाएगा, व्हाइट लाइट हो जाएगा, तो पैटर्न आपको साफ क्लियर नहीं दिखेगा। इसलिए अगर एक ही कंडीशन लिखनी तो फर्स्ट कंडीशन इज इंपॉर्टेंट, अगर लाइट के लिखना है तो ये सेकंड कंडीशन भी फॉलो करते हैं, तो हमें डायफ्रैक्शन पैटर्न आसानी से विजिबल होता है। क्लियर? यस सर। तो चले बेटा, अब आया टाइप्स ऑफ डायफ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ डायफ्रैक्शन, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायफ्रैक्शन, फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन एंड फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन। फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन, मान लीजिए हमने स्क्रीन ले लिया, देखो इस स्क्रीन में हमने एक नैरो ओपनिंग कर दिया, ये बिल्कुल पतली ओपनिंग है बेटा, जैसे पिन से एक बड़ी महीन सी जो पिन है आल पिन, उससे होल्ड कर दें, और यहां पे सोर्स रख दिया, एस सोर्स है, ये नैरो ओपनिंग है। रूल के अनुसार लाइट ऐसे जाएगी, तो पता लाइट सीधी लाइन में चलती है, तो वास्तव में इस ओपनिंग से लाइट अगर चले तो स्क्रीन अगर ये है तो स्क्रीन पर इतना यहां पर ब्राइट स्पॉट बनेगा, एक इस जगह स्पॉट बनेगा, और ये सोर्स ऑफ लाइट है और ये नैरो ओपनिंग है। लाइट सीधी लाइन में चलती है तो जाके यहां छोटा सा स्पॉट बनाना चाहिए, और लाइट असल में सीधी लाइन में चलती है, लेकिन इस नैरो ओपनिंग से लाइट बेंड होती है तो यहां पर स्पॉट थोड़ा बड़ा बनता है, ये डायफ्रैक्शन। तो एक्चुअली में समझिएगा ना, देखो ये स्क्रीन है, ये सोर्स है, और ये ऑब्स्टेकल है, ये नैरो ओपनिंग ऑब्स्टेकल मान सकते हैं, यानी एक तरह से बाधा है रास्ते में, आपने एक ऑब्स्टेकल लगा दिया। फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन में सोर्स, ऑब्स्टेकल और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस फाइनाइट होती है। फाइनाइट मतलब ये कुछ मीटर, ये कुछ मीटर, जो आमने सामने आप लैब में पाएंगे। तो इसमें क्या पाते हो कि डिस्टेंस बिटवीन सोर्स, ऑब्स्टेकल एंड स्क्रीन इज फाइनाइट, फाइनाइट होती है। दूसरा और चीज बताइएगा, एक मेन पॉइंट, वो जानते क्या है, ये ओपनिंग कैसी है बेटा, ये नैरो ओपनिंग एक होल है, देखो पिन होल है, और पिन होल क्या होता है, पॉइंट सोर्स होता है। मतलब पॉइंट सोर्स से कैसा वेव फ्रंट बनता था, स्फेरिकल। तो तुम कह सकते थे सर ओपनिंग आप पिन ना रखो, जैसे यही मान लो स्क्रीन, इस पे ओपनिंग मैंने ऐसे रख लिया होल जैसा, तो तुम कहोगे सर यहां से लाइट अगर गुजरेगी तो ये पॉइंट सोर्स है, तो स्फेरिकल वेव फ्रंट देगा। लेकिन हम ऐसे भी बना सकते थे, हम ओपनिंग ऐसे स्लिट टाइप की तो बना सकते हैं, ऐसे इस टाइप का रेक्टेंगुलर भी बना सकते हैं। और अगर रेक्टेंगुलर ओपनिंग होगी बेटा तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर सोर्स हो जाएगा। ये ओपनिंग या तो पॉइंट सोर्स की तरह काम करेगी या रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की तरह काम करेगी। पॉइंट सोर्स से स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा, और इससे कैसा बनेगा, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। तो यहां कह सकते हो अगला, वेव फ्रंट इज स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल। वेव फ्रंट इज स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल, ठीक है। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ डायफ्रैक्शन, फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन एंड फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन। फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन के लिए हमने ये डायग्राम बनाया, ये सोर्स है, ये नैरो ओपनिंग है, इसे ऑब्स्टेकल भी कह सकते हैं, स्क्रीन है जहां पर डायफ्रैक्शन पैटर्न आप पाते हैं। इनके बीच की डिस्टेंस फाइनाइट होती है, इसलिए फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन की पहली कंडीशन है डिस्टेंस बिटवीन सोर्स, ऑब्स्टेकल एंड स्क्रीन इज फाइनाइट। और सेकंड क्या है, अगर ये ओपनिंग पॉइंट सोर्स की तरह है तो स्फेरिकल वेव फ्रंट देगा, और अगर ओपनिंग यहां पर इस तरह की रेक्टेंगुलर ओपनिंग बनाई है तो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। इसका मतलब इन फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन वेव फ्रंट इज ईदर स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल। क्लियर? यस सर। ठीक, चलिए। तो तुम्हारे कोर्स में 12th का और जो कंपटीशन जो भी है, चाहे इवन आईआईटी का, एडवांस का, किसका भी कंपटीशन दे रहे हो, डायफ्रैक्शन में हमारे में फ्रेस्नेल नहीं है, हमारे में फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन है पूरी तरह से हमारे कोर्स में। तो ये पूरी तरह से आउट ऑफ कोर्स है फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन। फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन में जानते क्या होता है बेटा, सुनिएगा। सोर्स, ऑब्स्टेकल और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस इनफाइनाइट या इफेक्टिवली इनफाइनाइट रखी जाती है। तुम कहोगे ये कौन सा वर्ड आ गया, इफेक्टिवली इनफाइनाइट? तो पता है बेटा, अगर सोर्स इनफाइनाइट पर होता है, अगर सोर्स इनफाइनाइट पे होता है तो लाइट रेस पैरेलल आती हैं, और जब लाइट रेस पैरेलल आती हैं तो वेव फ्रंट प्लेन होता है। तो असल में इसको ऐसे करते हैं, सुनिएगा। जैसे एक नैरो ओपनिंग हमने बना दिया, ये ऑब्स्टेकल हो गया, ये स्क्रीन हो गया, और ये आप देखिएगा सोर्स हो गया। देखो पूरी लाइट दिखाओ तो सोर्स से लाइट ऐसे जाती है, ये चारों तरफ बिखरती है। हम चाहते हैं लाइट रेस पैरेलल हो जाए, तो बताएं क्या करना चाहिए। अगर हम इस सोर्स को एक लेंस के फोकस पे रखते हैं तो लाइट रेस पैरेलल हो जाती है।
तो वेव फ्रंट कैसा बनता है? प्लेन बनता है। लेकिन तुम कहोगे सर चाहे पहले लाइट रेज आए लेकिन ओपनिंग तो नैरो होने बेटा आगे भी यहाँ पर फिर आप समझिए यहां से जाता तो आगे फिर एक लेंस रखा जाता है। ये भी यहां से लाइट रेज जो ऐसे निकलती हैं इनको फिर पैरेलल कर देता है। वास्तव में इस केस में जानते क्या होता है? If the light rays are coming parallel, तो ऐसा लगता है सोर्स इफेक्टिवली इंफिनिटी पे है। असल में सोर्स इंफिनिटी पे हो तो भी लाइट रेज पैरेलल होती है। लेंस लगा के लाइट रेज को पैरेलल किया जाए तो इसे इफेक्टिवली इंफिनिटी बोला जाता है। सोर्स, ऑब्स्टेकल एंड स्क्रीन आर एट इंफिनिटी और इफेक्टिवली एट इंफिनिटी, राइट? इसलिए मैं फाइनाइट था बेटा। तो सोर्स, ऑब्स्टेकल एंड स्क्रीन आर एट इंफिनिटी और इफेक्टिवली एट इंफिनिटी। सेकंड बेटा इसमें बताइएगा वेव फ्रंट कैसा होगा? प्लेन होगा। वेव फ्रंट इज प्लेन वेव फ्रंट। इसमें वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट होता है। मैं तुम्हें एक डायफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन पैटर्न कह रहा था क्योंकि विजुअलाइजेशन वहीं से आएगा। डायफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन पैटर्न। एक तुम बायोलॉजी में जो बायो में आप एक ग्लास की स्लाइड लेते हैं वैसी स्लाइड लीजिए और उसको काले कलर से पेंट कर दीजिए। तो हम ऐसे कर रहे थे, देखो हमने एक जो तुम्हारे पास बायोलॉजी की स्लाइड होती है उसको पूरी तरह से ब्लैक कर दिया। थोड़ा छोटा बना लेते हैं क्योंकि कहां तक कलर भरेंगे। तो एक बायो स्लाइड लो बेटा, इसे पूरी तरह से काला कर। फिर उस बायोलॉजी स्लाइड को जो पूरा ब्लैक कर लिया उसमें तुम ब्लेड बेटा जो शेविंग वाली ब्लेड होती है उसके जो शार्प एज होते हैं उससे एक स्क्रैच मारो। तो अगर जैसे ऐसे ही शार्प एज शेविंग ब्लेड में होते हैं उससे जैसा इसे है कि स्क्रैच मारो। वो जो ब्लेड की शार्प एज से जो स्क्रैच बनेगा उतनी बड़ी यहाँ ओपनिंग बनानी है। हम तुम्हें समझाने के लिए बड़ा बना रहे हैं। तो यहाँ पर मेक एन ओपनिंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ द एज ऑफ द ब्लेड, ये उतने के बराबर की ओपनिंग बन गई। अब आप क्या करेंगे? यहाँ एक लेंस रखेंगे और यहाँ एक सोर्स रखेंगे, उससे लाइट ये आएगी। ये लाइट यहाँ आएगी, ज्यादातर लाइट इसके द्वारा रोक ली जाएगी और कुछ लाइट इस नैरो ओपनिंग से पास होगी। फिर आगे एक और लेंस रखा जाता है, वो उसको बनाना हमारा पर्पस नहीं, लेकिन तुम्हारे दिमाग में डायग्राम बना रहे इसलिए बना देते हैं। ये स्क्रीन है बेटा, इसके ऊपर एक डायफ्रैक्शन पैटर्न आएगा। जहां पर नैरो ओपनिंग होती है इसके जस्ट सामने यहां से यहां तक एक ब्राइट और इधर नीचे तक एक ब्राइट स्पॉट बनता है। ये बेटा ये जो सेंट्रल लाइन है इसके ऊपर जितनी इसकी चौड़ाई होती है उसके इसके नीचे भी इसकी चौड़ाई होती है। इसे कहते हैं प्रिंसिपल मैक्सिमम, सेंट्रल मैक्सिमम कहते हैं। अब आप बात समझना बेटा, इसके जस्ट बगल में यहां पर डार्क स्पॉट, ये ब्राइट होता है बेटा, यहां ब्राइटनेस होती है, डार्क स्पॉट बनता है। और बेटा समझना बेटा, इस जगह से जितनी ऊपर इसकी चौड़ाई है इतनी चौड़ाई होती है। पूरे प्रिंसिपल मैक्सिमम का आधा होता है ये, देखो इसका जस्ट आधा होता है। इसे बोला जाता है फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम। ऐसे ही बेटा नीचे की ओर भी एक डार्क स्पॉट मिलेगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम। इसके बाद जानते क्या होगा? इसके बाद फिर यहां पर एक ब्राइट स्पॉट होगा और इसकी चौड़ाई इस सेंट्रल ब्राइट की आधी होगी। देखो सेंट्रल ब्राइट की आधा ये भी, इसे बोला जाएगा फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम। इस साइड भी मिलेगा ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम। इसके बाद फिर डार्क स्पॉट मिलेगा, इसे लिखेंगे सेकेंड सेकेंडरी मिनिमम। इधर भी आप डार्क स्पॉट पाएंगे, सेकेंड सेकेंडरी मिनिमम, सेकेंड सेकेंडरी मिनिमम। तो अगर गौर से देखा हो तुमने, प्रिंसिपल मैक्सिमम के ऊपर नीचे देखो, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम, सेकेंड सेकेंडरी मिनिमम। अब अगला क्या आएगा? सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमम बेटा, एंड सो ऑन। यही ऑर्डर चलता चला जाएगा। एक और बना सेकेंड सेकेंडरी मिनिमम हुआ, यहां मैक्सिमम बना लेता, सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमम। ये जो पैटर्न मिलता है यहां पे जानते क्या होता है? यहां पर जो सेंट्रल मैक्सिमम है जिसे प्रिंसिपल मैक्सिमम बोला गया, ये बहुत ही ब्राइट होता है। और जैसे जैसे हम सेंट्रल मैक्सिमम से ऊपर की तरफ
या सेंट्रल मैक्सिमम से नीचे की तरफ जाते हैं तो जो ये ब्राइट स्पॉट्स हैं जिन्हें हमने सेकेंडरी मैक्सिमम बोला है, इसकी इंटेंसिटी ग्रेजुअली घटती चली जाती है। लेकिन अगर तुम्हें याद हो बेटा, और ना हो तो फिर मैं बता दूं अगर ना वहां पर हो, इंटरफेरेंस पैटर्न में जो थे सारी ब्राइट फ्रिंजेस इक्वली ब्राइट थी। मतलब जितनी ब्राइट फ्रिंजेस होती थी बेटा, सबकी चौड़ाई सेम थी और सब इक्वली ब्राइट थी। इसमें प्रिंसिपल मैक्सिमम के दोनों तरफ नीचे एंड ऊपर बढ़ने पर सेकेंडरी मैक्सिमम की इंटेंसिटी बड़ी तेजी से घटती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डायफ्रैक्शन पैटर्न में इंटेंसिटी का नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो डायफ्रैक्शन पैटर्न इज नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट बिकॉज सेंट्रल मैक्सिमम इज मैक्सिमम ब्राइट। एज वी मूव away from the central maximum on both sides, the intensity of maxima या secondary maxima gradually decreases. That is why diffraction pattern is known as non-uniform distribution of intensity of light. It is diffraction pattern and it is non-uniform distribution of इंटेंसिटी ऑफ लाइट, क्योंकि हम लाइट में डायफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। ऑल्दो इन इंटरफेरेंस मैक्सिमम हमने उनको क्या कहते हैं, ब्राइट फ्रिंजेस, इंटरफेरेंस पैटर्न, ब्राइट फ्रिंजेस आर इक्वली ब्राइट होती थी। ये तेरे को बेटा समझिएगा, ये हमने इसलिए बताया, बच्चों की तरफ में बिल्कुल बताया, क्योंकि सवाल तुम्हें इसी को ध्यान में रखे होंगे, नहीं तो फिर फंसोगे बड़ा बुरी तरह से कि सर जो नैरो ओपनिंग के सामने डबल विथ का एक स्पॉट मिलता है, इसे सेंट्रल मैक्सिमम कहते हैं, इसकी इंटेंसिटी लार्जेस्ट होती है और इसके ऊपर और नीचे ग्रेजुअली फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम, सेकेंड सेकेंडरी मिनिमम एंड सो ऑन मिलती जाती हैं, और इसके ऊपर और नीचे ग्रेजुअली और ऑल्टरनेटली सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमम, थर्ड सेकेंडरी फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमम, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमम मिलती जाती हैं। और जैसे जैसे हम सेंट्रल ब्राइट या सेंट्रल मैक्सिमम से दूर जाते हैं तो सेकेंडरी मैक्सिमम की ब्राइटनेस ग्रेजुअली घटती जाती है। दिस नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन पैटर्न। क्लियर? तो हेडिंग डाल दो, फ्रॉनहोफर सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन। बेटा अब अगला जो लेक्चर है बेटा, उसमें हम फ्रॉनहोफर सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन, उसका पूरा प्रूफ, उसका डेरिवेशन, क्योंकि आपके बोर्ड में भी आता है, वो पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। Yes, sir. चलिए, Thank you, sir. ओके, कल मिलते हैं। साथ साथ पढ़ते तो चल रहे हो, जो जो होता जा रहा है, Yes, sir. ठीक है। चलिए, थैंक यू बेटा, गुड नाइट। Thank you. गुड।